3 दिसंबर 1984। रात का वक्त था और जगह थी भारत का भौगोलिक केंद्र भोपाल, नवाबों की नगरी। सभी लोग रात को अपना अपना काम ख़त्म करके सोने चले गए थे, जैसा कि अक्सर लोग किया करते हैं। सर्दियों की वो ठंडी रात थी। बाहर ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए कोई भी घर के बाहर नहीं निकला था। सब तरफ सन्नाटा था और सन्नाटे को चीरते हुए शहर की तरफ आगे बढ़ रही थी मौत। रात के करीब 1 बजे शहर के जाने माने डॉक्टर के यहाँ एक फ़ोन आया। फ़ोन अस्पताल से किया गया था। वो अस्पताल था हमीदिया हॉस्पिटल ऑफ भोपाल। वहाँ के वार्डमैन ने बताया कि कुछ ही मिनटों के अंदर कई सौ लोग अस्पताल के बाहर आए हैं और सभी खांसी और उल्टी की फरियाद कर रहे हैं। कुछ ही घंटों में ये तादाद हज़ारों तक पहुंच गई। तो उस डॉक्टर ने अपने घर की खिड़कियां खोली और जब बाहर की हवा में सांस ली तो उसे हवा के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हुई कि जैसे किसी ने हवा के अंदर बहुत ही तीव्र एसिड मिला दिया हो। ये गंध थी MIC की, यानी मिक वायु, जो उस रात भोपाल के करीब 16,000 लोगों के लिए प्राण घातक साबित हुआ। इस घटना को 20वीं सदी की सबसे भयानक औद्योगिक घटना का नाम भी दिया जाता है, जिसका भारत साक्षी बना था। तो आदाब, नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन सेल की आज की इस वीडियो में हम इसी घटना के बारे में जानेंगे, जिसके बाद भारत की कुल आबादी में से 16,000 जानें कम हो गई। उस काली रात को जिस वायु ने 16,000 जानें ले ली, उसका नाम था MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में मिक भी कहा जाता था। यह वायु भारत के अंदर पेस्टिसाइड्स यानी कि जंतुनाशक दवाओं का उत्पादन के लिए उपयोग में लिया जाता था। और उस रात इस वायु का उद्गम स्थान था भोपाल से बाहर, भोपाल शहर के करीब ही आई हुई यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री, जहां पर रात के करीब 12 बजे मिथाइल आइसोसाइनेट से भरी हुई एक टैंक के अंदर प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था। अलार्म तेज़ी से बज रहे थे। प्रेशर मीटर के ऊपर आँख अपनी महत्तम कक्षा से भी आगे जा चुका था और पाइप के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट का प्रमाण तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मिथाइल आइसोसाइनेट ने पाइप की किनारियों को तोड़कर चिमनी से बाहर निकलना शुरू कर दिया। ऐसी घटना को रोकने के लिए अक्सर ही प्लांट के पास फायर प्लांट और वाटर प्लांट तैनात होता है कि जिससे बाहर निकलने वाले वायु को या तो जला दिया जा सके या फिर उसके ऊपर पानी का छंटकाव करके उसका फैलाव रोका जा सके। लेकिन भोपाल के लोगों की बदनसीबी ये थी कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये दोनों ही प्लांट बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद कर दिए थे? इसका जवाब ये था कि रोज़ाना का ₹700 का जो बिल आता था उसको बचाने के लिए, कि जिसकी वजह से भोपाल के अंदर 16,000 लोगों की जान चली गई। असल में ये फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड नाम की इंटरनेशनल कंपनी की जागीर थी, जिसके अमेरिका और यूरोप के अंदर बड़े बड़े कारखाने काम कर रहे थे। ये कंपनी मूलतः अमेरिका की थी और वहीं पर इसका जन्म हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस कंपनी ने रसायन विज्ञान के अंदर कदम रखा था और उसी दौरान उन्होंने सेवीन नाम के एक पेस्टिसाइड की रचना की थी, जो कि बहुत ही कारगर साबित हुआ था। साल 1966 में जब भारत के अंदर हरियाली क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, तो उस वक्त भारत के अंदर पेस्टिसाइड की मांग के अंदर तेज़ी से इजाफा हुआ।
इसको देखकर यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भारत के अंदर अपनी इस नई प्रोडक्ट सेविन को बेचने का फैसला किया। लेकिन बाहर के देशों के अंदर सेविन बनाकर भारत में बेचने से ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने भारत ही के अंदर एक प्लांट डाल के उसी के अंदर सेविन बनाकर बेचने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने भोपाल को पसंद किया, क्योंकि भोपाल भारत के केंद्र में था, जहाँ से भारत के हर एक कोने तक तेज़ी के साथ पहुँचा जा सकता था। और फिर सरकार से इजाज़त लेकर थोड़े ही सालों के अंदर ये प्लांट बना दिया गया। इस प्लांट की क्षमता 5000 टन की थी, जबकि भारत के अंदर सेविन की कुल मांग सिर्फ 2500 से 3000 टन की थी। यानी ये प्लांट बहुत ही बड़ा था, जिसकी कोई ज़रूरियत नहीं थी। जब ये प्लांट तैयार हुआ तो इसके सेफ्टी मेजर्स के लिए काफ़ी वाहवाही हुई कि इस प्लांट में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे भारत के अंदर सेविन की मांग में काफ़ी कमी आने लगी। ये कमी भारत के अंदर कमज़ोर वर्षा ऋतु के कारण आई थी कि जब किसान फसल ही नहीं उगा पा रहे थे, तो फिर पेस्टिसाइड का क्या काम। इसी वजह से ये फैक्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी। आखिरकार इसके अंदर प्रोडक्शन बिल्कुल ही रोक दिया गया। लेकिन सेविन नाम के इस पेस्टिसाइड को बनाने के लिए MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक बहुत ही जहरीला वायु इस्तेमाल होता था। इस वायु का बहुत बड़ा स्टॉक अभी भी कंपनी के अंदर लाइव पड़ा हुआ था, जो कि कभी भी आफत के कारण बन सकता था। और आखिरकार 3 दिसंबर की रात को ये बम फटा। जिस साल यानी कि सन 1984 में ये प्लांट फटा, तब तक इस कारखाने की उम्र 35 साल हो चुकी थी। भारत के अंदर सेविन की घटती हुई मांग की वजह से इसका अच्छे से समारकाम भी नहीं हो रहा था। इसीलिए ये प्लांट एकदम खखड़धज हो गया था, जिसकी पहली बार जानकारी तब मिली जब 2 साल पहले एक समारकाम के अंदर एक युवक की जान चली गई। इसकी वजह ये थी कि पाइप के अंदर गैस को रोकने के लिए बनाए हुए वाल्व बिगड़ चुके थे। इसीलिए जब उस युवक ने पाइप को समारकाम के लिए खोला तो उसके अंदर से जहरीला वायु बाहर निकला और उसकी जान ले ली। ये वायु इतना खतरनाक था कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर उस आदमी का रुधिराभिसरण तंत्र पूरी तरह से बंद हो गया। उसके फेफड़े जल गए और मुंह से राख बाहर आने लगी और कुछ ही समय के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। उस वक्त इस कारखाने की जोखिम का पता चला, लेकिन इसको बहुत ही लाइटली लिया गया। उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यह कारखाना भोपाल के एकदम बीच में था और यहाँ पर 1 या 2 टन नहीं बल्कि पूरे 110 टन MIC भरा हुआ था, जो कि पूरे शहर के लिए घातक साबित होने वाला था। जब 3 दिसंबर 1984 की रात आई, तब कंपनी के इंचार्ज ने देखा कि प्रेशर मीटर का पारा तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ रहा था। इसको रोकने के लिए उसने बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस भी किए, लेकिन सारे फेल जा रहे थे और सिर्फ 25 मिनट के अंदर इसने अपनी हाईएस्ट क्षमता से भी आगे चला गया। इसका मतलब ये था कि टांकी के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। इसीलिए इंचार्ज उस टांकी तक पहुंचा जहां पर MIC को स्टोर किया गया था। वो टंकी बहुत ही चौड़े फौलाद से बनाई गई थी, जो बहुत ही मजबूत थी। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें उस वायु की थी कि जो अब इस टंकी को तोड़कर बाहर आने के लिए जोर कर रहा था। थोड़े ही देर में टंकी से इतनी आवाज़ आने लगी कि पूरी टंकी हिलने लगी। ये देखकर इंचार्ज डर गया और तेज़ी के साथ मीटर रूम में वापस गया। लेकिन जब वो मीटर रूम में पहुंचा, तब तक प्रेशर ने वाल्व को तोड़ दिए थे और अचानक ही भोपाल के आसमान के अंदर एक धमाका हुआ और जहरीला वायु MIC आसमान के अंदर फैल गया। जिस वक्त MIC फैला, तब तक सारा ही भोपाल सो रहा था या फिर बहुत ही थोड़े लोग रास्तों पर थे, लेकिन उनको भी इसका कुछ पता नहीं चला। उस वक्त शहर की आप
नसीब ही मानो कि हवा शहर की तरफ चल रही थी, इसीलिए वायु तेज़ी के साथ शहर की तरफ आगे बढ़ने लगा। इस वायु के पहली असर झुपड़पट्टी के इलाकों में हुई कि जो फैक्ट्री के बिल्कुल पास में लगे हुए थे। वहाँ पर लोग अचानक ही घुटन महसूस करने लगे। जो लोग घुटन से बचने के लिए घर के बाहर आए, वो तेज़ी के साथ मरने लगे। जब लोगों को पता चला कि हवा जहरीली हो गई है, तो वो लोग तेज़ी के साथ भागने लगे, लेकिन उनका नसीब कि वो लोग भागते भागते ही गिर गए और तेज़ी के साथ मरने लगे। जैसे ही अंतर बढ़ता गया, MIC की तीव्रता थोड़ी कम हुई, लेकिन अभी भी वो काफ़ी घातक साबित हो रहा था। थोड़े ही वक्त में MIC पूरे भोपाल के आसमान में फैल चुका था और लोगों के शरीर के अंदर जा रहा था। इस वायु की जोखिम का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब डॉक्टरों ने इस वायु के भोग बने एक आदमी का लीवर तोड़ा, तो उसके अंदर से उनको सेल की बजाय जेली जैसा कुछ मिला। ये असल में आदमी के सेल ही थे, यानी कि कोश, लेकिन वो इतनी तरह बुरी तरह जल गए थे कि वो जेली की तरह दिख रहे थे। भोपाल की अलग अलग अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। सभी को एक ही तकलीफ थी कि उनको तेज़ी के साथ खांसी और उल्टियाँ आ रही थी। बहुत सारे लोगों की आंख फूल चुकी थी और उनको दिखना भी बंद हो चुका था, लेकिन ये मौत के इस तांडव की शुरुआत थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, इस वायु का असर पूरे शहर में दिखने लगा। हजारों लाखों की तादाद में लोग अस्पतालों में जाने लगे। सारे बेड फुल हो चुके थे। अब अस्पतालों में भी जगह बाकी न रही थी। जैसे जैसे रात बीती, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया। जब सुबह हुई, तब तक ये वायु पूरी तरह से टंकी में से बाहर आकर भोपाल के आसमान में फैल चुका था, लेकिन कई घंटों के बाद इसकी तीव्रता इतनी कम हो चुकी थी कि अब वो जानलेवा न बचा था। इसके बाद भोपाल के अंदर राहत का काम शुरू किया गया। जब राहत का काम शुरू किया गया तो हजारों लोगों की मौत की खबरें आने लगी। भोपाल के अंदर सामूहिक कब्रें खोदी गई, सामूहिक अग्निसंस्कार किए गए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस रात भोपाल के अंदर करीब 16,000 लोग मारे गए थे। ये तो सरकारी आंकड़े थे, लेकिन जब अलग अलग संस्थाओं ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए तो ये आंकड़ा 30,000 से भी ऊपर जा रहा था। इस पूरी घटना की एक ही वजह थी कि यूनियन कार्बाइड कंपनी ने अपने कारखाने के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस का अच्छे से इस्तेमाल न किया था और सिर्फ बिल को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। जब इसका पता दूसरे देशों को चला तो यूनियन कार्बाइड का चीफ भारत आया। जैसे ही वो भोपाल एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको यूनियन कार्बाइड के एक फार्म हाउस में नज़रकैद कर दिया। लेकिन फिर अमेरिका का प्रेशर आया या फिर सरकार ने पैसा खाया, पता नहीं चला, लेकिन थोड़े ही समय के बाद उसको छोड़ दिया गया। फिर वो भारत से निकल गया और फिर कभी भी भारत नहीं आया। आज भी इस घटना के असर भोपाल के हज़ारों लोगों पर देखने को मिलती है, जो कि उस रात जान से तो बच गए, लेकिन उनके शरीर के अंदर हमेशा के लिए खोड़ खापड़ पैदा हो गई और आज भी उनके बहुत सारे अंग काम नहीं करते। और इस घटना के बाद हर साल 5 या 6 लोग इस वायु की जहरीली असर के कारण दम तोड़ देते थे, इसीलिए आंकड़ा बहुत ऊपर गया था। इतने खतरनाक हादसे के बावजूद सरकार ने कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया और यूनियन कार्बाइड की वो फैक्ट्री की जो भोपाल के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, वो तो बंद कर दी गई, लेकिन यूनियन कार्बाइड की एक और फैक्ट्री को सरकार ने भारत के अंदर लगाने की परमिशन दे दी और आज भी ये फैक्ट्री गुजरात के भरूच के करीब दहेज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कार्यरत है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सरकार एक और हादसे का इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भोपाल के लोगों के प्रति संवेदना हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सरकार जागरूक बने। और हाँ, अगर मेरी ये क्रिएशन आपको पसंद आई हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आप देखना चाहते हैं कि एक बाघिन टाइग्रेस के जिसने 436 लोगों की जान ले ली, उसने ये सब कैसे किया, तो उसकी ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ पर ज़रूर चेक करना। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तो धन्यवाद।